हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के लास्ट ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम 6, 7, 8 और 9 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7th से एंड आप देखेंगे कि 7th एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि सल्फाइड्स ऑफ कैटायन ऑफ ग्रुप 2 are precipitated in acidic solution, whereas sulfides of cations of group 3rd are precipitated in ammoniacal solution of H2S. Comment on the relative values of solubility product of sulfide of these. तो सबसे पहले ये समझना स्टूडेंट कि इसमें जो आपसे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, these are not पीरियोडिक टेबल ग्रुप। ये जो ग्रुप्स हैं ये आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस के ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के ग्रुप्स हैं। तो इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड में एसिड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स रहते हैं, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल इसमें सल्फाइड्स हैं ये। अगर हम ग्रुप थर्ड की बात करते हैं तो ग्रुप थर्ड में जो एलिमेंट्स हैं वो बेस इनसॉल्युबल हैं, सल्फाइड्स। हमको क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पे बताइए। तो जो ग्रुप सेकंड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, ग्रुप सेकंड के लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो लो होता है, मतलब जो KSP वैल्यू है वो लो है, और ग्रुप थर्ड के लिए जो KSP वैल्यू होती है वो हाई होती है। अब ये पूरा जो हमको चेक करना है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे लो KSP वैल्यू का मतलब क्या है। लो KSP वैल्यू का मतलब होता है कि जो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लो होगा और इसमें आपके सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, जो बेस होता है उसमें, ठीक है। अब इसमें जो लो होगा उसको हम किस बेसिस पे समझाएंगे, उसको हम समझाएंगे कि किस तरीके से, मींस कॉमन आयन इफेक्ट और अदर इफेक्ट्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं हम। कॉमन आयन, तो कॉमन आयंस आप किस में देख रहे हैं? कॉमन आयंस हम देख रहे हैं कि जब H2S के साथ अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, मीन्स हम HCl ले रहे हैं, तो इस केस में देखते हैं स्टूडेंट की जो H2S है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि H+ और S2- की फॉर्म में आपका डिसोशिएट होता है, और HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसका कि कंप्लीट डिसोशिएशन होता है। अब इस केस में आप देख रहे हैं कॉमन आयंस के, आपको कौन से कॉमन आयन दिख रहे हैं? तो हमको कॉमन आयन दिख रहा है एक तो ये और ये दोनों कॉमन आयंस हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, यहाँ पे ये लिखा भी है ये। तो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। अब इस कॉमन आयन इफेक्ट में सिस्टम को क्या मिल रहा है? सिस्टम स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है सिस्टम को। तो इस स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए आता है ला शतेलियर प्रिंसिपल। तो ला शतेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि सिस्टम उस वे में जाएगा जिस वे में वो लेस स्ट्रेस प्रोवाइड कर सके सिस्टम को, ठीक है। सिस्टम को लेस स्ट्रेस है, तो सिस्टम को लेस स्ट्रेस किस केस में होगा? जब ये जो है आपका H2S का जो H+ है वो क्या होगा, इसके साथ ये कंबाइंड होके, ये दोनों कंबाइंड होके, ये इससे कंबाइंड होके फिर से अगर H2S बना देते, तो अगर H2S बनाएगा तो क्या होगा इस केस में कि S2- का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में लेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लेस कॉन्सेंट्रेशन है, इस लेस कॉन्सेंट्रेशन में जो ग्रुप 2 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के जो कैटायंस हैं, ग्रुप 2 के कैटायंस हैं Copper+2, ये इसके साथ कंबाइंड होके कॉपर सल्फाइड तो बना देगा, लेकिन क्या रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा इसमें, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो KSP वैल्यू इसकी लो होती है।
फिर हम बेस सॉल्युबल को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम H2S जो कि डिकम्पोज होता है 2H प्लस S2 माइनस में, अगर हम इसमें कोई बेस ऐड करते हैं, सपोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको क्वेश्चन में दिया है, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये आपका जो डिसोशिएट होके जो बनाएगा आयंस, वो बनाएगा अमोनियम आयन और OH माइनस। अब इस केस में क्या है कि जो OH आयंस हैं वो H प्लस उसको कंज्यूम कर देगा, ये इसको कंज्यूम कर देगा, तो ये तो यहाँ यूज़ हो जाएगा। अब जो हमारे पास बचेगा सॉल्यूशन में वो बचेगा ये, ठीक है, सल्फाइड आयंस। तो इस केस में जो ग्रुप थर्ड के जो कैटायंस होते हैं, मतलब सल्फाइड्स के साथ जो रिएक्ट करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं, वो ग्रुप थर्ड के जो सल्फाइड्स हैं दे नीड हाई concentration of S2 minus to precipitate, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि OH माइनस कंज्यूम हो जा रहा है इसमें, तो जो हमारा H प्लस के थ्रू कंज्यूम हो जा रहा है, तो इसमें जो सॉल्यूशन वी विल गेट उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन हमको मिलेगा। तो वैसे भी जो ग्रुप 3 होते हैं उनका हाई KSV वैल्यू होता है, ठीक है, उनका हाई KSV वैल्यू होता है। और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कॉमन आयन इफेक्ट की तरह कि ये कम हो जाए, इसका कॉन्सेंट्रेशन सल्फाइड आयन का कम हो जाए। तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है यहाँ पे, क्योंकि ये जो H है ये OH के साथ चला जा रहा है, तो इसका हमको मिल रहा है। जो ग्रुप थर्ड के जो सल्फाइड्स हैं उनमें आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जिंक सल्फाइड, जिंक का सल्फाइड, ये आपका ग्रुप थर्ड का सल्फाइड है। चलिए 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन इज, ये 7th क्वेश्चन है, मैंने करेक्शन करने को कहा था आपको। तो दिस इज 7th। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट गेट अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट हैविंग वन कॉमन आयन। तो क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में है कि इफ अ सॉल्ट इज ऑलरेडी लेस सॉल्युबल, वो कैसा सॉल्ट है, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और अगर आप उस सॉल्ट में एक ऐसा सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट जिसमें कॉमन आयन है उसी सॉल्ट का, तो सॉल्युबिलिटी जो ऑलरेडी कम डिसॉल्व हो रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो कम डिसॉल्व होने वाला सॉल्ट ज़्यादा डिसॉल्व होने लगेगा या वो और भी कम डिसॉल्व होगा? सो दिस इज द क्वेश्चन, इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट हम इसमें लेते हैं एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट विच इज सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर के सारे ही सॉल्ट्स जो हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, इसलिए नाइट्रेट का सिल्वर भी सॉल्युबल होता है। तो ये थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी आपको याद रखनी है, इन केस एग्जाम्पल अगर आप भूल जाते हैं तो इन दिस केस सिल्वर क्लोराइड इज अ सॉल्ट विच इज लेस सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये कैसे आपको, ये पार्शियली इसका डिसोशिएशन हो रहा है, तो Ag प्लस और Cl माइनस बनाता है, ठीक है। और लेकिन सिल्वर जो नाइट्रेट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होता है, प्रॉपरली डिज़ोल्व होता है वाटर में, तो ये Ag प्लस और NO3 माइनस बनाएगा। नाउ AgCl में हमने AgNO3 ऐड किया है, तो इस पूरे सॉल्यूशन में जो कॉमन आयन होगा वो ये होगा, सिल्वर इसमें कॉमन आयन है। नाउ अगेन दिस इज बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो सारा डिसोशिएट हो जाएगा और ये पार्शियली डिसोशिएट होगा। ये क्योंकि रिवर्सिबल भी हो सकता है, तो जब बहुत सारे कॉमन आयन हो जाएंगे तो अगेन अकॉर्डिंग टू ला शतेलियर ये वाला जो Ag प्लस है ये सिस्टम की स्ट्रेस को कम करने के लिए फिर से कंबाइंड होकर वापस AgCl बना देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो थोड़ी बहुत भी सॉल्युबिलिटी थी AgCl की, कैसे सॉल्युबिलिटी, हम सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करते हैं, AgCl सॉल्युबल है मतलब वो आयंस बना रहा है वाटर में, लेकिन अगर ये कंबाइंड होके फिर से AgCl बनाता है तो ये तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब कि ये अभी डिसॉल्व नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो आंसर होगा हमारा कि अगर एक सॉल्ट ऑलरेडी कम सॉल्युबल होता है, उसमें अगर आप एक ऐसा सॉल्ट ऐड करते हैं जो कि दोनों का कॉमन आयन होता है और वो कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, तो इस सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो और भी कम हो जाती है, क्योंकि
Ag+ नहीं रहेगा अब सॉल्यूशन में, क्यों? Ag+ वापस चला जाएगा, वो Cl- को लेके AgCl बना के फिर से AgCl बना देगा, तो सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इसमें ऐसे लिखना है आपको, कॉमन आयंस Ag+ इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ला शतेलियर। एक पॉइंट होगा ये वाला, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा। अकॉर्डिंग टू ला शतेलियर प्रिंसिपल सिस्टम ट्राइज टू ओवरकम दिस स्ट्रेस, और क्या करेगा सिस्टम? देयरफॉर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट फॉर AgCl। इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा AgCl बनाने के लिए। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट? इस केस में AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो सॉल्युबल नहीं होगा फिर इसमें। तो जो आपका हमारा रिजल्ट होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीजेज विद द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। अगर कॉमन आयन कोई जनरेट होता है सॉल्यूशन में तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके आयंस फिर अवेलेबल नहीं होंगे। वो क्या करेगा? सिस्टम के स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए फिर से वो कनेक्ट होके अपना कंपाउंड बना देगा वापस। 8th क्वेश्चन देखेंगे। pH of rainwater collected in a certain region of Maharashtra of a particular day is pH है 5.1। कैलकुलेट करना है हमको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेन वाटर, और हमको परसेंट डिसोशिएशन भी कैलकुलेट करना है। तो ये हमने डिसोशिएशन जब हमने पढ़ा था तो उस वाले सेक्शन में भी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन है। तो क्या दिया है हमको स्टूडेंट? हमको दिया हुआ है pH ऑफ रेन वाटर 5.1, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है हमको, परसेंटेज डिसोशिएशन कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो वो डिसोशिएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज डिसोशिएशन मिल जाता है। टू फाइंड आउट pH हमारे पास ये फार्मूला होता है नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में pH का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमने pH का वैल्यू रखना है और ये नेगेटिव साइन इसका यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ हमको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा स्टूडेंट। फॉर एंटीलॉग पहले ये जो नंबर होगा हम इसको स्प्लिट करेंगे 5 और 0.1 में एंटीलॉग के लिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में। अब और इसके साथ हम क्या करेंगे? +-1 कर देंगे, +1 करेंगे और -1 करेंगे। इन दोनों को हमको ऐड करना है, ये -6 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट होके 0.9 आ जाएगा। इसका जो नेगेटिव साइन है वो हम बार की फॉर्म में लिखेंगे 0.9, इसके आगे हम 2 0 ऐड कर सकते हैं। एंटीलॉग टेबल में अगर आप चेक करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी 0.900 की, तो वैल्यू 7943 मिलेगी। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हम पुट करेंगे और ये जो 6 है ये हम पावर में लिखेंगे, 10 की पावर माइनस नेगेटिव है क्योंकि, तो -6। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका। अब पूछ रहे हैं परसेंटेज डिसोशिएशन की, कितना डिसोशिएट होगा। तो परसेंटेज डिसोशिएशन का फॉर्मूले के लिए हमको पहले अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो अल्फा का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है वो है हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए है, तो यहाँ पे सी को हम 1 लिया है तो इसलिए मेंशन नहीं किया हमने यहाँ पे, तो डायरेक्ट हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था स्टूडेंट? इतना था, ये वैल्यू थी ना, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था। तो ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अब परसेंट डिसोशिएशन निकालना है हमको, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा परसेंटेज डिसोशिएशन निकल जाएगा। सो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। लास्ट क्वेश्चन है जो 9th, वो देखते हैं हम इसका। सो दिस इज द 9th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट to predict whether a precipitate will form when two solutions are mixed। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। तो रिलेशनशिप पूछा जाता है आपसे कि आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप और उस रिलेशनशिप का प्रेसिपिटेशन से कनेक्शन, तो ये क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम ये समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमने आगे डिस्कस किया है, एक बार फिर से देखेंगे। सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट एक ही आपके फिनोमिना है, बस डिफरेंस क्या होता है इसमें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है
सैचुरेटेड होता है जब सॉल्यूशन, कैसा कॉन्सेंट्रेशन है? सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन है। एक बार फिर से देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ईच रेज टू पावर, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ए और बी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ईच रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट, उन कितने कोफिशिएंट है उसके पावर हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट किस कंडीशन में, जब सॉल्यूशन कैसे था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, तो हम उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट भी सेम यही होता है, सेम डेफिनेशन, बस डिफरेंस ये होता है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि सॉल्यूशन का किसी भी ऑन एनी कॉन्सेंट्रेशन, जब हम प्रोडक्ट लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, एट एनी पॉइंट, आपके कॉन्सेंट्रेशन के किसी भी पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का प्रोडक्ट लेते हैं और उनकी पावर रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, अगर ये एक्सप्रेशन लेते हैं हम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेटेड नहीं, वो डाइल्यूट भी हो सकता है, वो सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है, एट एनी पॉइंट, तो उसको हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर वो एनी पॉइंट सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट है, तो आयनिक प्रोडक्ट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो बस यही रिलेशन है इसमें। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो ये वाली कंडीशन होगी, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ही इक्वल अगर होता है तो सॉल्यूशन, इसका मतलब सैचुरेटेड है और सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। अगर IP मीन्स एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, जो प्रोडक्ट है आयन के कॉन्सेंट्रेशन का वो ग्रेटर है, ये आयन के कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेटर होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा और प्रेसिपिटेशन ऑफ द कंपाउंड अकर, प्रेसिपिटेट बनेगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट होगा। और अगर ये लेस है तो आयंस के, ये आयंस के जो प्रोडक्ट हैं, अगर ये कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है आयंस का, क्या मतलब होगा? इसका मतलब कि अनसैचुरेटेड है सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा अभी, क्योंकि सैचुरेशन नहीं है सॉल्यूशन में। तो ये आपके आयनिक प्रोडक्ट की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगता है और आपको हेल्पफुल लगते हैं वीडियोस, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।